ओज़ार्क्स की पहाड़ियाँ अपने आप में काफ़ी डरावनी हैं और कभी कभी अगर आप किस्मत वाले हों या बदकिस्मत हों तो आपको एक अजीब सी हाउल की आवाज़ सुनाई दे सकती है जो दुनिया की किसी और आवाज़ जैसी नहीं लगती। और मेरी बात मानिए, हो सकता है वो ओज़ार्क हाउलर हो। मेरा दोस्त रिक और मैं हर साल ओज़ार्क्स के जंगलों में कैंपिंग ट्रिप पर जाते थे। हमने ये ट्रिप्स हाई स्कूल से ही शुरू किए थे, कभी मछली पकड़ने, कभी ट्रैकिंग करने और कभी शिकार के लिए। कुछ साल पहले हमने नवंबर की शुरुआत में 3 दिन का कैंपिंग वीकेंड प्लान किया। जैसा हमेशा होता था, हफ्ते भर पहले से ही हम सामान पैक करने में लगे थे। टेंट, स्लीपिंग बैग, कूलर, नॉन पेरिशेबल खाना, राइफलें और गोला बारूद। हमें गहरे जंगल में लोगों से दूर कैंपिंग करना पसंद था, क्योंकि इससे ऐसा लगता था कि पूरी विल्डरनेस सिर्फ हमारी है। हम शुक्रवार की सुबह निकले, कई घंटे ड्राइव करके उस रिमोट फॉरेस्ट एरिया तक पहुंचे जिसे हम पहले ही मैप्स पर चुन चुके थे। मेन सड़कें छोड़कर हम संकरे, कम इस्तेमाल किए गए कच्चे रास्तों पर चले, जिनसे आमतौर पर सिर्फ लकड़हारे गुजरते थे। आखिरकार हम एक झाड़ियों से ढके ट्रेल हेड पर पहुंचे, जो उस सुनसान जगह तक जाता था जहां पास में एक नदी बहती थी और जहां हमने कैंप लगाने का मन बनाया था। हमने घनी झाड़ियों और जंगल के बीच से 1 घंटे से ज़्यादा पैदल चलने के बाद वो खुला मैदान देखा जिसे हमने चुना था। जगह एकदम परफेक्ट थी। टेंट लगाने के लिए सपाट ज़मीन थी, बैठने के लिए गिरे हुए लट्ठे थे और पास में बहते पानी की हल्की आवाज़ जिसमें हम मछली पकड़ सकते थे। हमने गाड़ी से सामान उतारा और कैंप लगाना शुरू कर दिया। जल्दी ही हमने बॉनफायर जला लिया और वीकेंड की शुरुआत के लिए 2 ठंडी बियर खोल ली। हमने स्टेक्स, बीन्स और आलू ग्रिल किए। सूरज ढलते ढलते हम पूरी तरह रिलैक्स हो गए थे और आने वाले दिनों के लिए उत्साहित थे। बस हम 2 पुराने दोस्त जंगल में नई यादें बनाने वाले थे। रात गहराते ही दूर से कायोटे की हाउल और उल्लुओं की आवाज़ें आने लगी, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीखें गूंजी जैसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बिल्कुल दर्द भरी, किसी अजीब सी विलाप जैसी चीखें। रिक और मैंने मजाक में कहा, लगता है कोई स्किनवॉकर हमें लेने आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारा मजाक हकीकत के इतना करीब होगा। अगली सुबह हमने जल्दी जल्दी कॉफ़ी पी और पूरे दिन शिकार की तैयारी की। जंगल में सुबह का नज़ारा बहुत सुकून भरा था। पास की नदी से उठती धुंध और पेड़ों पर चहकते पंछी बहुत ही शानदार लग रहे थे। हम एक रिज पार करके उस जगह पर पहुंचे जहां हिरणों के आने के निशान दिख रहे थे। कई घंटे बिना किसी शिकार के बीत गए। जंगल की खामोशी अजीब लगने लगी। आमतौर पर इस समय तक गिलहरी, पक्षी या हिरन दिख ही जाते थे, पर वहां सब कुछ जैसे गायब था। मैंने रिक से पूछा, तुझे कुछ गड़बड़ लग रही है? उसने भौहें चढ़ाकर सर हिलाया। हम कुछ देर और रुके और फिर खाली हाथ कैंप लौटने का फैसला किया। रास्ते में हमें जमीन पर अजीब बड़े पैरों के निशान मिले। वो किसी कुत्ते जैसे लग रहे थे, पर अजीब से आकार के थे। ये सोचकर कि ये निशान किसके हो सकते हैं, मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। हमने तय किया कि आज जल्दी से सो जाएंगे और सुबह बेहतर शिकार की उम्मीद करेंगे, पर मुझे नींद नहीं आई। रात को हमने जो अजीब चीखें सुनी थी वो बार बार दिमाग में गूंज रही थी। वो चीखें बहुत दर्दनाक थीं, लेकिन इंसानों जैसी नहीं थीं। रात के किसी गहरे पहर मैं एकदम से जाग गया। मेरे टेंट के बाहर कुछ खड़खड़ाहट और सूंघने जैसी आवाज़ें आ रही थीं। भारी सांसें और पैरों के नीचे टहनियाँ टूटने की आवाज़ें। मैं बर्फ की तरह जम गया। जाली वाली खिड़की से झांक कर देखा तो अंधेरे में 2 चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने चिल्लाकर कहा, रिक, बाहर कुछ है, और वो आंखें तुरंत गायब हो गईं। हम दोनों रिक के टेंट में सिमट कर बैठे रहे। हमने राइफलें कसकर पकड़ी हुई थी और सुबह का इंतज़ार करने लगे। हम दोनों को साफ महसूस हो रहा था कि कोई हमें छुप कर देख रहा है। सुबह होते ही हमने जल्दी जल्दी कैंप समेटा, नाश्ता तक नहीं किया। अब वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हमने तय किया
कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। हम तेजी से उसी रास्ते पर वापस चलने लगे जिससे आए थे। हम बस जल्दी से गाड़ी तक पहुंचना चाहते थे। हमें पहले एक रिज पार करना था, फिर एक संकरी घाटी और फिर ऊपर चढ़कर ट्रेल हेड तक जाना था। घाटी के बीच पहुंचकर हमने रास्ते में एक विशाल गिरा हुआ पेड़ देखा। वो तभी तभी गिरा था, लेकिन वो पेड़ पूरी तरह स्वस्थ लग रहा था। हम बस उसे पार करने का सोच ही रहे थे कि हमारे पीछे एक टहनी टूटने की तेज आवाज आई। हमने पलट कर देखा और अपनी राइफल तानी। पेड़ों के बीच एक ऐसी चीज खड़ी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो एक विशाल बालों वाला जीव था, 2 पैरों पर झुका हुआ था और हमें घूर रहा था। उसका चेहरा भेड़िए जैसा था, लेकिन लंबाई 7 फुट से ज्यादा थी। उसका पूरा शरीर भूरे बालों से ढका हुआ था। उसके गले से हल्की सी गूंजती गुर्राहट निकल रही थी। रिक और मैं वहीं सदमे और डर में जम गए। वो हम पर हमला नहीं कर रहा था, बस अपनी पीली भेदती आंखों से हमें देख रहा था। मैंने हिम्मत करके उसके पैरों के पास एक चेतावनी भरी गोली चलाई, लेकिन वो जरा सा भी नहीं हिला। इसके बजाय उसने अपने दांत दिखाए और हमारी ओर एक कदम बढ़ा, और तभी हड़कंप मच गया। रिक ने भी फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो गई। तभी उस जीव ने हड्डियां जमा देने वाली गुर्राहट निकाली और अचानक हमारी ओर झपटा। हम दोनों चीख पड़े और पीछे की ओर गिरे हुए पेड़ को पार कर गए। मैं जमीन पर पीठ के बल आ गिरा। मेरी सांसें रुक गईं। उल्टे पड़े पड़े मैंने उस दैत्य के लंबे टेढ़े मेढ़े पंजे और भारी भरकम पैरों की झलक देखी, पर अगले ही पल वो झाड़ियों में गायब हो गया। हम किसी तरह उठे। हम बहुत हाँफ रहे थे और हमारे दिमाग एकदम खाली थे। बिना कुछ कहे हम भागने लगे। हमारे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, किसी भी तरह यहां से बच कर निकलो। हम भागते रहे, न कुछ बोले न कुछ सोचा। हम बस किसी तरह इन अभिशापित जंगलों से बाहर निकलना चाहते थे, इससे पहले कि वो चीज हम पर दोबारा हमला कर दे। लेकिन जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। टांगे जवाब दे रही थी, पर पार्किंग लॉट नजदीक नहीं आ रहा था। पीछे झांककर मैं उसे कभी कभी झाड़ियों के बीच देख लेता। वो बड़े आराम से हमारे बराबर बराबर चल रहा था। कभी पेड़ के पीछे छिप जाता, कभी झाड़ियों में, जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। पहले उसे भागने देती है और फिर उसे पकड़ लेती है। एक बार मैं जड़ से ठोकर खाकर कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा। जैसे ही मैं उठा, वो जीव मेरे सामने खड़ा था। वो बिल्कुल चुपचाप मेरे पास आ गया था। उसकी सांस बहुत गर्म और सड़ी हुई थी। हमारी आंखें एक पल के लिए मिली। उसने दांत दिखाए, गुर्राया और फिर छाया में गायब हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ, अगर वो चाहता तो हमें किसी भी वक्त मार सकता था। कैसे, मैं नहीं जानता, पर आखिरकार हम दोनों लड़खड़ाते हुए उस जंगल से बाहर निकल आए और अपनी गाड़ी तक पहुंच गए। हमने पागलों की तरह गाड़ी दौड़ा दी, तब तक नहीं रुके जब तक हाईवे नहीं आ गया। तब जाकर हमने हड़बड़ाते हुए एक दूसरे को बताया कि हमने क्या देखा था। हमने तय किया कि किसी को नहीं बताएंगे। वैसे भी हमारी बात पर कौन ही यकीन करेगा। वो कोई साधारण जानवर नहीं था। हमने जंगल में किसी अलौकिक, किसी दुष्ट चीज का सामना किया था। हम दोनों में से किसी ने भी कभी इतना डर या बेबसी महसूस नहीं की थी। अगले कुछ महीनों तक मैं इंटरनेट खंगालता रहा, ये पता करने की कोशिश में कि हमने उस दिन क्या देखा था। कुछ क्रिप्टिड फॉरम्स कहते हैं कि वो डॉगमैन हो सकता है, या वो भेड़िए जैसा जीव जिसे औजाक हाउलर कहते हैं। मुझे इतना पता है, हम उस दैत्य के शिकार के मैदान में घुस गए थे। वो आज भी औजाक्स के उन सुनसान जंगलों में घूम रहा होगा। लेकिन एक बात मैं समझ गया हूं, मैं जिंदगी में फिर कभी उन अभिशापित जंगलों में पैर नहीं रखूंगा। हाल ही में मैं अपने परिवार के साथ माउंट रेनियर पर कैंपिंग ट्रिप पर गया था। उस ट्रिप पर मेरे साथ मेरे डैड थे, उनका कुत्ता था, मेरा भाई था
भाभी और मेरी भतीजी और मेरी भाभी की बहन भी थी। हम हमेशा एक खास कैंपिंग स्पॉट पर जाते थे, जहां हर बार जाने पर हमारे साथ कुछ न कुछ अजीब होता था। लेकिन पिछली बार जो हुआ वो सबसे ज्यादा डरा देने वाला था। इससे पहले हमें आसमान में ऐसी रोशनी दिखी थी जो ना तो किसी सामान्य जहाज की थी, न किसी सैटेलाइट की। बस नीले नीले बिंदु थे जो अजीब से पैटर्न में चल रहे थे। और फिर सुबह उठने पर हमें उल्टी जैसा महसूस हुआ, और पिछली रात क्या हुआ था हम में से किसी को भी कुछ भी याद नहीं था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। हमारे कैंपिंग साइट के पास के एक पेड़ पर किसी ने इन लविंग मेमोरी लिखा हुआ था, शायद किसी कपल के लिए जिनकी मौत साल 2000 में वहीं पर हुई थी। हमने वो पेड़ वहां टेंट लगाने से पहले नहीं देखा था। पहली रात मैं लगभग 12:30 बजे तक जाग रहा था। तभी मुझे एक आदमी के गाने की आवाज सुनाई दी। वो गाना धीरे धीरे हमारे कैंपिंग साइट के और पास आता जा रहा था। मैंने अपना चाकू उठा लिया और उसे अपनी छाती से लगाकर कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक वो गाना बंद हो गया और मुझे एक पुरुष और एक महिला की बातें करने की आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन वो आवाजें इतनी धुंधली थीं कि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सुना उनमें से एक मेरे टेंट और मेरे टेंट के पास लगभग 3 फुट दूर वाले पेड़ के बीच से होकर गुजरा। दूसरा विपरीत दिशा में चला गया। ऐसा लगा जैसे वो मेरे कैंप को घेर रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उनके पास कोई टॉर्च नहीं थी, जबकि बिना रोशनी के हमारी कैंप साइट में चलना बहुत खतरनाक था, क्योंकि हमारे कैंप के बगल में एक तरह की ढलान थी जो सीधा नदी की तरफ जाती थी। फिर अचानक आवाजें और कदमों की आहट बंद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो हमसे दूर चले गए। इतनी देर इतनी शांति रही कि मैं आखिरकार सो गया। सुबह मैंने सबसे कैजुअली पूछा कि किसी और ने कुछ सुना क्या। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मैंने क्या सुना था, ताकि उनके दिमाग में डर ना बैठ जाए। मेरे डैड ने कहा उन्होंने भी रात में एक आदमी और औरत की बातें सुनी थी, और मेरी भाभी की बहन ने कहा किसी ने उसका टेंट हिलाया था। उस वक्त मैं पहली बार डरा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि वो पूरा मंजर लगभग 15 मिनट तक चला था। लेकिन दुख की बात यह है कि उस ट्रिप में ये अकेली अजीब घटना नहीं थी। एक दिन बाद जब हम दूसरे कैंप साइट ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम उसी जगह नहीं रहना चाहते थे जहां अजीब चीजें होती थी, तो हमें एक छोड़ा हुआ कैंप मिला। ऐसा लग रहा था जैसे लोग बस जरूरी सामान उठाकर भाग गए हों। उन्होंने $300 का टेंट छोड़ दिया था। 2 एयर मैट्रेस, कंबल, तकिए, डाइपर वगैरह सब वहीं पड़ा था, और टेंट पर पार्क रेंजर्स का नोट लगा हुआ था कि यह 14 दिन से ज्यादा समय से यहां पड़ा है। दूसरी रात मेरा परिवार और मैं नदी के किनारे एक छोटी सी नाइट हाइक पर गए। मैं सबसे आगे था और एक छोटे जंगल वाले हिस्से में पहुंचा। तभी मुझे सामने और साइड से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपना वॉकिंग स्टिक अटैकिंग पोजीशन में पकड़ लिया, क्योंकि मुझे पता था उस इलाके में भालू हो सकते हैं। मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने लगा, ये ध्यान रखते हुए कि अपनी पीठ उस चीज की तरफ ना करूं। मैंने अपने परिवार को कहा कि हमें कैंप जाकर भालू वाला स्प्रे लाना चाहिए, या फिर शायद वहीं रहना चाहिए। अगली सुबह सामान पैक करने से पहले मुझे उस जगह पर अकेले जाना था। मैं वहां गया और मुझे रेत में 2 निशान मिले। एक इंसान जैसे पैर का निशान था, जो मेरे पैर से 2 गुना चौड़ा और लगभग 3 इंच लंबा था। दूसरा एक हाथ का निशान था, जिसने मेरे हाथ को एक छोटे बच्चे के हाथ जैसा बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिगफुट था या कोई क्रिप्टिड था, लेकिन जो भी था वो कम से कम 7 फुट से ज्यादा लंबा होना चाहिए। हो सकता है वो कोई लंबा इंसान हो जिसके हाथ असामान्य रूप से बड़े हों, जैसे मेरे डैड के हैं। उन्हें एक बीमारी है जिसकी वजह से उनके हाथ सूजे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ इतने बड़े नहीं हैं। और वैसे भी कौन इंसान नदी के किनारे नंगे पैर चल रहा होगा। अगर आपको वॉशिंगटन के बारे में पता है तो आप जानते होंगे कि वहां नदियों और समुद्र के किनारे नुकीले पत्थर होते हैं,
और बहुत कम रेत होती है। मुझे नहीं पता ये दोनों घटनाएं वास्तव में क्या थीं। मेरी बहन, जो उस वक्त वहां नहीं थी, वो कहती है कि शायद मेरा सामना उस कपल की आत्माओं से हुआ था जो वहां मरे थे, और शायद मैंने बिगफुट को भी देखा था। लेकिन मुझे लगता है वहां कोई कपल हमारे कैंप को देखने आया था और दूसरी जगह कोई बहुत लंबा बेघर इंसान घूम रहा था। फिर भी मैं आप लोगों के सुझाव जानना चाहूँगा। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं 16 साल का हूँ। मेरा जन्म और पालन पोषण डोमिनिक रिपब्लिक में हुआ है, लेकिन अब मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। मैं छुट्टियों में वापस डोमिनिक रिपब्लिक आया था, एक कस्बे में जिसका नाम है सबाना इग्लेसिया, जो सैंटियागो के अंतर्गत आता है। वहाँ और भी छोटे छोटे कस्बे हैं, लेकिन सबाना इग्लेसिया ज़्यादा जाना पहचाना है क्योंकि इसकी आबादी 7 से 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। मैं उससे लगभग 10 मील दक्षिण पूर्व में रहता था, एक बहुत ही छोटे कस्बे एल फ्लेयर में। वहाँ की आबादी 1000 से भी कम है और वो हमारे पुराने घर से बस 3 या 4 मील की दूरी पर था। ये घटना वहीं हुई थी। ये तब की बात है जब मैं डोमिनिक रिपब्लिक में ही रहता था। मुझे कहना होगा वो जगह बहुत खूबसूरत और शांत थी। हम सब वहीं जंगलों में बड़े हुए थे और उस इलाके को अच्छी तरह से जानते थे। वहाँ बहुत कम लोग रहते थे, जिससे सबके नाम और उनके घर तक याद रखना आसान था। उस छोटे से इलाके का नाम एल कोरल है। उसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ अंदर आने और बाहर जाने का बस एक ही आसान रास्ता है। बाकी सब तरफ छोटे पहाड़ और घने जंगल हैं और वहाँ डोमिनिक रिपब्लिक की सबसे बड़ी नदी बहती है। वो नदी पश्चिम से आती है और पूर्व की ओर बहते हुए एक मोड़ लेती है, बिल्कुल वहीं जहाँ मैं रहता था, और ज़्यादातर रास्तों को ब्लॉक कर देती है। इसीलिए उस जगह का ये नाम पड़ा। मेरे चचेरे भाई जो अब भी वहीं रहते हैं, करीब 16 साल के थे। हम सब नदी में मस्ती कर रहे थे, वाटर टैग खेल रहे थे, हम क्लिफ डाइविंग भी कर रहे थे और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी। अब भले ही वो छोटा कस्बा था, लेकिन उसकी अपनी डरावनी कहानियाँ थीं। सारी कहानियाँ जादूगरनियों से जुड़ी थीं, जो कहा जाता था कि पास के 2 कस्बों से होकर गुजरती हैं और लोमा डे कोको तक जाती हैं। हमारे माता पिता, दादा दादी और ज़्यादातर लोग हमें पैरानॉर्मल और भूतों से जुड़ी घटनाएं सुनाते थे। इन सब कहानियों की वजह से हम सब इन बातों पर यकीन करते थे। हम में से कुछ ने खुद भी अजीब चीज़ें देखी हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने 2 बार भूत देखे हैं। ज़्यादातर लोग जो छोटे कस्बों या गांव में रहते हैं, उन्होंने गाली पोतेस नाम के एक प्राणी का सामना किया है। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा जानकारी ना मिले। वो एक अच्छे कपड़े पहने आदमी जैसा दिखता है, जैसे कोई ऑफिस में काम करने वाला आदमी हो। लेकिन अगर वो आपके पास कुछ ही गज की दूरी पर खड़ा हो और आप दोबारा देखें तो वो अचानक बहुत दूर निकल चुका होगा। जानता हूँ ये ज़्यादा डरावना नहीं है, लेकिन अजीब बहुत है। मैंने उसकी आखिरी रिपोर्ट 2008 या 2009 के आसपास सुनी थी, लेकिन 90s और 80s में वहाँ ज़्यादा लोग रहते थे और उसका दिखना बहुत आम बात थी। जैसा मैंने कहा, हम जादूगरनियों की कहानियों पर यकीन करते हैं। उनकी साइटिंग्स 1960 के आसपास ज़्यादा होती थी, लेकिन 2008 के बाद से धीरे धीरे कम होने लगी। यहाँ एक और अजीब तरह की घटना होती थी जो ज़्यादा आम थी। जब आप जंगलों या पहाड़ियों में जाते हो तो आपको पेड़ों की ऊंची टहनियों पर कपड़े या धागों की डोरियां लटकी मिलेंगी। लोग कहते हैं कि जादूगरनियां अपना रास्ता मार्क करने के लिए ऐसा करती हैं, और ये बात सच भी लगती है। मतलब कौन सामान्य हाइकर इतना झंझट करेगा कि बहुत ऊंचे पेड़ों पर कपड़े की डोरियां बांधकर रास्ता मार्क करे। ये तो आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है, और वो डोरियां अक्सर ऐसी जगहों पर मिलती थी जहां महीनों तक कोई नहीं गया था। अब उस रात की बात बताता हूँ। रविवार 3 सितंबर था। मुझे याद है क्योंकि हरिकेन इरमा 3-4 दिन बाद आया था। मेरे दोस्तों और मैंने प्लान बनाया
कि हम एल फ्लेयर जाएंगे। हम नदी पर थे जो मेरे नाना नानी के घर से बस 3 मिनट की दूरी पर है। मेरा दोस्त स्टीवन वहीं ठहरा हुआ था। जॉर्डन, मेरा एक और दोस्त, उसी के पास रहता है और मैं उनके घरों से ज़्यादा दूर नहीं था। हमने सोचा था कि हाइकिंग करेंगे, जंगल में खेलेंगे, कुछ लड़कियों से मिलने की कोशिश करेंगे, जैसे अक्सर टीनेजर करते हैं। हम सबको 7 बजे मिलना था। उस समय 6 बजे थे। क्रिश्चियन, हमारा एक और दोस्त, कपड़े बदलने और खाने के लिए अपने घर चला गया। हमने भी वही किया। मैं तब अपने परदादा परदादी के साथ रहता था। हमने खाना खाया और फिर स्टीवन मेरे साथ मेरे घर आया ताकि मैं अपना सामान ले लूं। हम जॉर्डन को लेने जा रहे थे। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसे आवाज़ दी और वो बाहर आ गया। क्रिश्चियन को लेने से पहले हमने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने उठाया नहीं, तो हमें पैदल चलकर वहां जाना पड़ा। जॉर्डन के घर जाने वाला रास्ता एक खराब सड़क से जाता है, जिसके दाईं तरफ जंगल और बाईं तरफ पहाड़ियां हैं। उस समय सूरज डूब रहा था। मैंने आखिरी बार फ़ोन देखा तो शाम के 7:05 हो रहे थे। आखिरकार हम क्रिश्चियन के घर पहुंचे, उसे आवाज़ दी ताकि हम निकल सकें। तब तक 7:17 बज चुके थे। क्रिश्चियन बाहर आया और हमारे साथ चल पड़ा। हम वापस उसी सड़क पर चलने लगे। एक घर पार किया जहां मेरा एक कज़न रहता था और आगे चलते रहे। हम एक फ्लैट एरिया पर पहुंचे जो मेरे कज़न के घर के सामने था और दूसरी तरफ एक घास वाली पहाड़ी थी। हमने उस फ्लैट एरिया को पार किया और जल्द ही एक सड़क पर पहुंच गए। हम चलते रहे और तभी मैंने देखा काले बादल इकट्ठा हो रहे थे और हमारी ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने चांद को लगभग पूरी तरह ढक लिया था। मैंने दोस्तों से कहा, मौसम देखकर लगता है कि हम लोग इतना दूर बेकार में आए हैं। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने मेरी बात इग्नोर कर दी और हम चलते रहे। आखिरकार हम उस जगह पहुंचे जहां लोग आमतौर पर मिला जुला करते थे, लेकिन उस रात वहां कोई नहीं था और सारी दुकानें बंद थीं। हमने थोड़ा ब्रेक लिया, चिप्स खाए, सोडा पिया और फिर बैठकर बातें करते रहे और अपने फ़ोन चलाने लगे। रात के 9:30 बजे मैंने ऊपर देखा तो बादल और गहरे हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली है। मैंने दोस्तों को बताया, लेकिन वो अब भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो मैं भी अपने फ़ोन से ही खेलता रहा। 10 बजे हमारे पास ही बिजली गिरी और बारिश शुरू हो गई। आखिरकार हमने तय किया कि अब वापस चलते हैं। हम अंधेरे और बारिश में लंबा रास्ता तय कर रहे थे। तभी अचानक स्टीवन के आगे एक पत्थर फेंका गया। हम रुक गए। स्टीवन ने नीचे देखा कि उसके सामने क्या फेंका गया था। ठीक 2-3 सेकंड बाद हमें एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, जो स्टीवन के ठीक सामने दाहिनी तरफ के पेड़ से आ रही थी। मैंने पेड़ की ओर देखा। उन पर तार लगे थे जो ज़मीन को अलग करने के लिए थे, जहां कभी कभी मेरे चाचा की गाय चरती थी। लेकिन उस रात वहां कोई गाय नहीं थी। फिर मैंने देखा एक काला सा पक्षी 2 पेड़ों के बीच से उड़ता हुआ निकल गया। हम सब डर गए और भागने लगे। हम कोशिश करते रहे कि शांत रहें और मेरे मॉम डैड के घर की ओर बढ़े। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने मॉम को सब कुछ बताया। उन्होंने हमारी बात सुनकर तुरंत कहा वो एक चुड़ैल थी। फिर उन्होंने पूछा कि हमने उसे कहाँ देखा और हमने उन्हें सब कुछ बताया। फिर उन्होंने कहा कि उस जगह पर कभी कभी अजीब चीज़ें होती हैं। हम वहीं रुके रहे जब तक हम शांत नहीं हो गए। फिर हम स्टीवन के घर की ओर चल दिए। रास्ते में फिर से एक और पत्थर फेंका गया। इस बार वो पास के घर की टीन शेड पर गिरा और बहुत जोर की आवाज़ हुई। हम सब ने एक दूसरे को देखा। हमें पता था कि ये हम में से किसी ने नहीं किया और वहाँ आसपास पत्थर थे ही नहीं, सब तरफ घास थी। पत्थर तो पीछे थे जहाँ पहली बार पत्थर फेंका गया था। बाद में मैं अपने नाना नानी के घर पहुँचा और उन्हें रात की सारी बातें बताईं। उन्होंने भी यही कहा कि वो एक चुड़ैल थी। अगले दिन ज़्यादातर लोगों को पता चल गया कि हमारे साथ क्या हुआ था और लगभग सभी मानते थे
कि वो चुड़ैल ही थी। असल में दूसरे लोग भी, जैसे जॉर्डन की दादी, जब वो एक दिन घर लौट रही थी तो उन पर भी पत्थर फेंके गए थे। हम सब वहीं बड़े हुए हैं और उस घटना से हमारी जगह के प्रति हमारा प्यार नहीं बदला, लेकिन फिर भी वो अनुभव काफी डरावना था। ये कहानी है एक ऐसी एंटिटी की जिसे मैं हेफे कहती हूँ। ये कहानी लगभग 2 दशकों और मेरी जिंदगी के 2/3 हिस्से में फैली हुई है। मैं 24 साल की हूँ, लेकिन अपने दूसरे तलाक के अंत तक पहुँच चुकी हूँ। सालों की दर्दनाक घटनाओं, बदकिस्मतियों और सबकों के बाद आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की कुछ बदकिस्मतियां और ट्रॉमा हेफे के मेरे साथ जुड़े होने की वजह से हैं। मैं आपको साफ साफ नहीं बता सकती कि हेफे आखिर है क्या, काश मैं खुद जानती। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है, कब करता है, कैसी आवाज़ निकालता है और कहाँ छुपता है। मैं ये भी नहीं बता सकती कि वो मुझसे कैसे और क्यों जुड़ गया। जब ये सब शुरू हुआ मैं बस 7-8 साल की बच्ची थी। लगभग 7 या 8 साल की उम्र में मैं अपने पापा के साथ योसेमाइट कैंपिंग ट्रिप पर गई थी। मेरी माँ उस ट्रिप में हमारे साथ नहीं आई थी। हम पार्क में दाखिल हुए और रास्ते में खाने और म्यूजिक को लेकर पापा और मेरे बीच थोड़ी सी बहस हो गई। मैं अपनी माँ को कॉल करना चाहती थी क्योंकि मुझे घर की याद आ रही थी। हालांकि अब सोचती हूँ तो शायद मैं सिर्फ माँ को मिस कर रही थी। मैं और माँ आज भी नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पापा और मेरे बीच अब भी अक्सर छोटी छोटी बहसें होती रहती हैं। लेकिन हम कभी ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहते। शायद यही हमारा सबसे अच्छा कन्वर्सेशन करने का तरीका है। खैर, हम किसी ऐसे कैबिन में ठहरे थे जो किसी ऐतिहासिक रॉक स्लाइड के पास था। मुझे उतनी बातें याद नहीं जितनी होनी चाहिए थी। इसका कारण शायद मेरी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है। मुझे याद है हम एक ऐसे एरिया में गए जहां फ़ोन था। पापा ने माँ को कॉल की। मैं, जैसे बच्चे करते हैं, इधर उधर उछलने कूदने और चीज़ें छूने लगी। मुझे नहीं लगा कि मैं ज़्यादा दूर चली गई थी, लेकिन शायद चली गई थी क्योंकि पापा ने मेरा नाम पुकारा। मैं वापस उनकी ओर दौड़ कर गई। उन्होंने मुझे फ़ोन दिया ताकि मैं माँ से बात कर सकूं। जब मैं फ़ोन पर थी, अचानक मेरी दाई जांघ के पीछे भयंकर दर्द हुआ और मैं चीख पड़ी। पापा दौड़ कर आए और मुझ पर चिल्लाने लगे कि मैंने फ़ोन के पास कुछ गड़बड़ की होगी और खुद को काट लिया होगा। मैं हैरान थी। मैंने पापा से पूछा कि वो क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने अपना रेड बैकपैक निकाला जिसमें हमेशा फर्स्ट एड किट रहती थी। उन्होंने मुझसे फ़ोन वापस मांगा। मैंने माँ से कहा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और फ़ोन पापा को दे दिया। उन्होंने मुझे फर्स्ट एड किट पकड़ाई और कहा कि जांघ के पीछे लगे कट को साफ करूं। मैं ज़मीन पर बैठ गई और बहुत अजीब तरीके से अपनी दाहिनी टांग उठाकर वो कट देखने लगी। वो सच में गहरा और लंबा कट था। पापा को खून देखकर मिचली आती थी, तो उन्होंने एक बड़ा सा वाटरप्रूफ बैंडेड निकाला, कट के किनारों को मिलाकर उसे ढक दिया। वो बैंडेड पापा खास मेरे लिए रखते थे क्योंकि मैं अक्सर क्रीक, कीचड़, पेड़ों या किसी गंदी जगह में पाई जाती थी और मम्मी पापा को संक्रमण का डर रहता था। उसके बाद ट्रिप सामान्य तरीके से चलती रही। दिन मज़ेदार और रोमांचक थे। हम नए नए एडवेंचर और एक्सप्लोरिंग कर रहे थे। आज भी मेरे पापा मेरे सबसे पसंदीदा एडवेंचरस फ्रेंड हैं। हमने पहाड़ चढ़े, झरनों के नज़ारे देखे, हाइकिंग की और ग्रुप कैंप फायर में भी गए। एक बार मैंने अपनी उम्र की लड़की से दोस्ती कर ली जो पास के कैबिन में अपने दादाजी के साथ रह रही थी। हमारी ट्रिप के तीसरे और अंतिम दिन पापा काफ़ी थक चुके थे, लेकिन उन्होंने मुझे रॉक स्लाइड के पीछे जाने की इजाज़त दी। मैं अपने साथ पेंसिल और स्केच पैड लेकर गई थी। मच्छरों के लिए बहुत सारा बग स्प्रे लगा रखा था। बड़े बड़े बोल्डरों और टूटे फूटे कैबिन के बीच घूमते हुए मैंने एक हिरन देखा। उसकी खाल लाल रंग की थी और उसके पैर उसके शरीर के हिसाब से बहुत लंबे और अजीब थे। वो एक बड़े गोल बोल्डर के पास खड़ा था। वो बोल्डर लगभग 6-7 फुट ऊंचा था
और वो हिरन लगभग उसके आधे जितना था। उस हिरन ने मेरी आंखों में देखा और मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसकी नज़र में कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं लग रहा था। अब सोचती हूं तो लगता है उसकी आंखें इंसानी थीं। तभी पापा ने मुझे पुकारा। मैंने कैबिन की ओर देखा और जब दोबारा उस बोल्डर की ओर देखा जहां वो हिरन था तो वो गायब हो चुका था। मेरे अंदर डर की वो भावना और बढ़ गई। मैं पापा की आवाज़ और कैबिन की सुरक्षा की ओर ऐसे भागी जैसे मेरे पीछे कुछ लगा हो। उसके बाद कई साल तक मैंने ऐसी अजीब डरावनी घटना ना तो देखी और ना ही महसूस की। जब मैं 10 साल की थी मेरे माता पिता ने एक कुत्ता अडॉप्ट किया। उसका नाम बेला था, लेकिन मुझे लगता है उसे वो नाम पसंद नहीं था, तो हमने उसे लेडी मे कहना शुरू कर दिया। लेडी मे बाद में मेरी सर्विस डॉग बनी और वो मेरे व्यस्क जीवन में मेरी पहली जीवन रेखा थी। अगले साल जब हमारे परिवार ने लेडी को अडॉप्ट और ट्रेन किया तो हम एक ट्रिप पर गए कैलावेरास बिग ट्रीज जायंट सेक्वा फॉरेस्ट में। कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचने से पहले मेरे पापा ने सोचा कि हम योसेमाइट भी होते हुए जाएं ताकि वो मम्मी को वो जगह दिखा सकें जहां हम कुछ साल पहले रुके थे। जैसे ही हम वहां रुके मुझे फिर से वही डर और बेचैनी महसूस हुई। लेडी ने भी शायद ये महसूस कर लिया था क्योंकि वो मुझसे कहीं ज़्यादा चिपकी हुई थी और रक्षात्मक हो गई थी। वो एक बड़ी और काफ़ी स्वतंत्र नस्ल की डॉग थी, तो उसका यूं क्लिंगी होना थोड़ा सुकून देने वाला था, पर उतना ही चिंताजनक भी था, क्योंकि जब कोई बड़ा समझदार और आज़ाद मिजाज वाला जानवर अचानक किसी बच्चे को इस तरह बचाने लगे तो उसका मतलब कुछ तो ज़रूर होता है। स्वाभाविक रूप से मेरे माता पिता ने इसे सिर्फ नए और अनजान माहौल की वजह माना, जबकि मैं अंदर ही अंदर इसे किसी और कहीं ज़्यादा अजीब और अलौकिक वजहों से जोड़ रही थी। हम योसेमाइट में ज़्यादा देर नहीं रुके। थोड़ी देर बाद हम फिर गाड़ी में बैठ गए और कैलावेरास की तरफ कैंप लगाने और खोजबीन शुरू करने के लिए बढ़े। हमारी वो ट्रिप बहुत यादगार रही और कई कारणों से। एक बार तो मैं लगभग किडनैप हो गई थी और मेरी जान बचाई लेडी ने। वो मेरी सच्ची और भरोसेमंद साथी थी। बाकी वक्त उसने कई गिलहरियों को पकड़ने की कोशिश की और ज़्यादातर असफल रही। और एक बार मेरे पापा ने अपनी नई गाड़ी के 2 दरवाजे एक मोटे पेड़ से टकराकर तोड़ दिए। मैंने शाम को जूनियर रेंजर ग्रुप भी ज्वाइन किया, जहां हम पार्क और उसके जानवरों के बारे में सीखते थे। पहला दिन ही काफ़ी रोमांचक था। लेडी को मैंने 5 मिनट के अंदर ही पट्टे से आज़ाद कर दिया और उसने तुरंत एक गिलहरी को कोने में दबोच लिया। उसी दौरान पापा ने ट्रक रिवर्स करते हुए दरवाजे तोड़ दिए। मम्मी पापा ट्रक की हालत देख रहे थे और लेडी अपनी गिलहरी में उलझी थी। तभी मैंने एक खूबसूरत नारंगी और पीले रंग का पक्षी देखा। वो हमारे कैंपसाइट के ऊपर उड़ता हुआ पास के एक पेड़ पर जा बैठा, शायद हमसे 20 फीट की दूरी पर। मैं हमेशा की तरह जिज्ञासु और थोड़ी बेवकूफ़ थी, तो मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ता गया, जैसे कैच मी इफ़ यू कैन खेल रहा हो। धीरे धीरे मेरे मम्मी पापा की आवाज़ें पीछे रह गई और मुझे सिर्फ जंगल की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। झिंगुरों की गुनगुनाहट, पत्तों और टहनियों के नीचे मेरे जूतों की चरमराहट, बस यही आवाज़ें आ रही थी। फिर एकदम से मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह खो गई हूँ। गर्मी लगभग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट थी, पर मुझे लगा जैसे मैं बर्फ़ में खड़ी हूँ। डर और घबराहट ने मुझे जकड़ लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो मैं बस बैठने ही वाली थी, क्योंकि जब इंसान डर जाता है तो अक्सर कुछ नहीं करता, बस इंतज़ार करता है कि जो होना है हो जाए। तभी झाड़ियों के पीछे से लेडी निकल कर आई, पूरी रफ्तार में दौड़ती हुई, ज़ोर ज़ोर से भौंकती हुई और मुंह से झाग उड़ाती हुई। मैं उसे देखकर इतनी खुश हुई कि मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और उसका गला थाम कर रो पड़ी। वो भारी सांसें लेते हुए बस वहीं खड़ी रही, जैसे कह रही हो कि चलो अब घर चलते हैं। लेडी उस वक्त 3 साल की थी और वो बहुत तेज़ दौड़ती थी, इतनी तेज़ कि जब वो पूरी स्पीड में होती
तो आंखों से ट्रैक करना मुश्किल होता था। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और हम दोनों कैंप साइट की ओर चल पड़े। वो रास्ता बड़ा शांत था, बस उसके सांस लेने की आवाज़ और झिंगुरों की धुन सुनाई दे रही थी। कैंप पर लौटकर मैंने उसे पानी का एक बड़ा बाउल दिया। वो बहुत तेजी से पानी पी रही थी, जो उसके लिए असामान्य था क्योंकि उसकी नस्ल रेगिस्तानी थी। वो कभी ऐसे घटाघट पानी नहीं पीती थी। पानी पीने की आवाज़ सुनकर मम्मी पापा ने मुझे देखा। थोड़ी देर तक हमें निहारा, फिर दोबारा अपने काम में लग गए। पर यह ट्रिप यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। आगे और भी अजीब चीज़ें होने वाली थीं, जिन्होंने मेरे माता पिता को भी एहसास कराया कि कुछ गड़बड़ चल रही है। एक दिन हम वहाँ के सबसे बड़े पेड़ के अवशेष देखने गए। लेडी माँ के साथ कैंप पर थी और मैं और पापा अकेले निकल गए। जब मैंने उस गिरे हुए पेड़ के खोखले हिस्से में झांका, जो मुझसे दोगुना ऊंचा था, मुझे अंधेरे में दो इंसानी जैसी आंखें झांकती दिखीं। वो जंगली और पागल सी निगाहें थीं। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने तुरंत आंखें बंद कर लीं। पापा ने मेरे कंधे पर हल्का सा थपथपाया और बोले, चलो ट्विंकल टोस, तुम्हारी माँ शायद हमें मिस कर रही होगी। मैंने सर हिलाया और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल आई। कैंप पर लौटते ही लेडी भागती हुई मेरे पास आई। मुझे सूंघने लगी जैसे किसी खतरे की जांच कर रही हो, और फिर मेरे बगल में बैठ गई। उस दिन शाम को जब मैं उसे टहलाने निकली तो हमें एक पार्क रेंजर मिली। उसने पूछा कि मैं इतनी छोटी उम्र में अकेली क्यों घूम रही हूँ। मेरे आत्मविश्वास भरे जवाब से वो खुश नहीं हुई, पर उसने मुझे वापस कैंप तक छोड़ दिया। फिर बोली, शाम को जूनियर रेंजर्स ग्रुप में आना, वो हर दिन होता है। और मैं मान गई और हर शाम लेडी के साथ वहाँ जाने लगी। उसी ग्रुप में मुझे पता चला कि वो पक्षी वेस्टर्न टैनिजर था। मुझे अब भी यकीन है कि वही पक्षी मुझे जंगल के अंदर ले गया था, और शायद किसी बहुत बुरे इरादे से। उस हफ्ते का बाकी समय धुंधला सा बीत गया। लेडी हर वक्त मेरे साथ रहती थी, एक पल के लिए भी अलग नहीं हुई। कुछ सालों तक फिर कुछ खास नहीं हुआ। फिर जब मैं 13 साल की थी, हमारा परिवार कैलिफोर्निया छोड़कर आइडाहो चला गया। माँ अपने पुराने वाले घर को बहुत याद करती थी, और मैं खुद एक बागी और परेशान बच्ची बन चुकी थी। हमारा सफ़र 11 दिनों का था। रास्ते में हम उन जगहों पर भी रुके जहां हम पहले घूम चुके थे, बस अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। उसी सफ़र के दौरान जब हम पुरानी यादों में खोए थे, मुझे फिर वही डर और बेचैनी महसूस हुई जो कई साल पहले योसेमाइट में हुई थी। वो डर मेरे साथ महीनों तक, शायद सालों तक बना रहा, कहीं अंदर उलझा हुआ, गुस्से, गम और उस अनजाने साए के साथ जो शायद तब से मेरा पीछा कर रहा था। वो अंधेरा और डर मेरे जीवन के कई दर्दनाक और दुखद अनुभवों में मेरे साथ बना रहा, इतना ज़्यादा, इतना भारी कि उसने मेरी सोचने समझने की ताकत, मेरी समझदारी, यहाँ तक कि मेरे ठीक होने की क्षमता तक को दबा दिया। उन जज्बातों का शोर इतना तेज था कि वो मेरी जिंदगी की आवाज़ को ही डुबो देता था। जब मैं 16 साल की थी, तब मेरे साथ हुई कुछ दर्दनाक घटनाओं के बाद मैं लगभग टूट चुकी थी। 17 की उम्र में जब मुझे लगातार तंग किया गया, तब भी ये डर मेरे साथ था। फिर 18 पर जब मेरा पहला सच्चा दोस्त मुझे सबसे बुरे तरीके से धोखा दे गया, और जब एक लड़का मुझ पर जुनूनी हो गया, मेरा पीछा करने लगा, तब भी यही डर मुझ पर हावी था। वो डर शारीरिक दर्द या इंसानी क्रूरता से कहीं ज़्यादा गहरा था। उसने मुझे इतना सुन्न कर दिया कि मैं कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही थी, और अगर आप महसूस नहीं करते तो ठीक भी नहीं हो सकते। मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है, इसलिए अब मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि अपने जज्बातों को महसूस करूँ, चाहे वो कितने भी कड़वे क्यों ना हों। करीब 1 साल पहले कोविड शुरू होने के बाद मैंने एक बड़ी एल्डरली केयर फैसिलिटी में नौकरी ज्वाइन की। मैंने जानबूझकर नाइट शिफ्ट चुनी ताकि कम से कम लोगों से वास्ता पड़े। उस शिफ्ट में ज़्यादातर मैं एक और सहकर्मी के साथ काम करती थी, या तो वो चेल्सी होती थी या फिर मार्लिन। ज़्यादातर रातों में मैं चेल्सी के साथ होती थी।
वो उम्र में मुझसे बड़ी थी और बाकियों की तरह नई नहीं थी। उसी ने मुझे ट्रेन किया और हमेशा मेरा साथ दिया। पहले ही हफ्ते में हमने बहुत अजीब चीज़ें झेली, जैसे दरवाजे अपने आप खुलना और धड़ाम से बंद हो जाना, कॉरिडोर में कदमों की आवाज़ें आना, सीढ़ियों से भागने जैसी आवाज़ें आना, वेंट्स में रेंगने या सरसराने की आवाज़ें आना। और एक बार तो मैं लॉन्ड्री रूम में अंदर से लॉक हो गई, जबकि वहाँ का तापमान करीब 90 डिग्री फ़ारेनहाइट था। चेल्सी को कई बार दरवाज़ों के पीछे या कोनों से आवाज़ें सुनाई देती थीं। वो कहती थी कि वो आवाज़ें मेरी जैसी लग रही थी, लेकिन उस वक्त मैं वहाँ होती ही नहीं थी। एक बार तो वो आवाज़ किसी रेजिडेंट के कमरे से आई, जबकि मैं तभी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वो गुस्सा होती थी, कहती थी कि कोई या कुछ हमें परेशान कर रहा है। एक रात मैं छुट्टी पर थी, अपने तब के बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। जब वापस आई तो चेल्सी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें बिल्डिंग में कुछ अलग महसूस हो रहा है? सच कहूँ तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वो डर कहीं गायब हो गया है। मुझे वहाँ सुरक्षित महसूस हो रहा था, लेकिन वो राहत ज़्यादा दिन नहीं टिकी। थोड़े समय बाद मैं दूसरी फैसिलिटी में चली गई और फिर से मुसीबतें शुरू हो गईं। मेरी पहली शादी हुई और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो गई। मेरे पति ने मुझे अपनी कार से टक्कर मारी, वो भी जानबूझकर। शादी के 2 हफ्तों के अंदर ही हिंसा शुरू हो गई थी। हम वीकेंड पर हेडन क्रीक के पास बॉनफायर करने जाते थे। उसी में से एक रात उसने पहली बार मुझे मारा, और उसी रात हमने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं शायद पहले भी देख चुकी थी। वही अस्तित्व जो अब किसी अजीब से एल्क जैसा दिख रहा था। हम सब गाड़ी में थे, मिट्टी वाले रास्ते पर उछलते हुए जा रहे थे। तभी 2 एल्क सड़क पर भाग कर आए। पहला तो निकल गया, लेकिन दूसरा एल्क रुक गया और हमें देखने लगा। उसके बालों में अजीब सी लाल चमक थी और उसकी टांगें बहुत लंबी और विकृत थीं। कुछ सेकंड बाद वो पहाड़ी पर चढ़ गया और हम आगे बढ़ गए। उसके 2 महीने बाद मेरी शादी खत्म हो गई। मैंने फिर से एक और एल्डरली केयर फैसिलिटी में जॉब ज्वाइन की। वहाँ मेरे साथ बदसलूकी हुई, भेदभाव हुआ और मुझसे हद से ज़्यादा काम करवाया गया। मैं वहाँ अकेले 16 घंटे की शिफ्ट करती थी और कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। मुझे उस बिल्डिंग में रात में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। डर इतना ज़्यादा होता था कि मैं बस सफाई करती रहती ताकि दिमाग किसी और चीज़ में लगा रहे। आखिरकार मैंने वो जगह छोड़ी और एक छोटी फैसिलिटी में चली गई, जहाँ मैं अब भी काम करती हूँ। ये जो भी कोई एंटिटी है, मैं इसे हैफे कहती हूँ, और लगता है वही अब मुझ पर हावी होने लगा है। मैं फिर से नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ, रात 10:30 बजे से सुबह 7 बजे तक। हर शिफ्ट में 2 लोग होते हैं, पर मैं ज़्यादातर शिफ्टें खुद करती हूँ। मेरे साथ मेरी सर्विस डॉग ह्यूडिनी रहती है। वो 6 महीने की जर्मन शेफर्ड है, बहुत होशियार और बहुत प्यारी है। वो मेरी मेडिकल अलर्ट डॉग है और उसके बिना मैं शायद ये सब झेल भी ना पाती। पहले हफ्ते ही मुझे बता दिया गया था कि लाइट्स कभी बंद मत करना, क्योंकि अगर लाइट्स ऑफ हों तो दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं, कॉरिडोर में दौड़ने की आवाज़ें आती हैं। दूसरे हफ्ते एक सहकर्मी ने कहा कि जब लाइट्स ऑफ होती हैं तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। एलिवेटर अपने आप बेसमेंट में जाता है, खुलता है और फिर वापस ऊपर आ जाता है, भले ही उसमें कोई भी ना हो। तीसरे हफ्ते मैं खुद उस एलिवेटर में थी और बेसमेंट का बटन अपने आप हरा हो गया। दरवाजे बंद हुए और अगले पल खुले तो मेरे सामने एक बेसमेंट था जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलती रह गई। मेरी डॉग भौंकने और गुर्राने लगी। मैंने जल्दी से बार बार बटन दबाया और जैसे तैसे दरवाजे बंद हुए। आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो थी अंधेरे में 2 हरी आंखें जो मुझे देख रही थीं। कुछ रातों बाद मेरी सहकर्मी पॉला ने सोचा कि वो बिल्डिंग को क्लींस करेगी, लेकिन उससे शायद हेफे भड़क गया। हमारी दूसरी सहकर्मी ऐना को अचानक जलन जैसा दर्द हुआ जब वो ऊपर वाले टीवी रूम से गुजर रही थी।
जब हमने उसकी शर्ट उठाकर देखा तो उसकी पीठ पर गहरी लाल लकीरें थीं, जैसे किसी ने कपड़ों के आर पार उसके ऊपर वार किया हो। ऐना उस वक्त काफ़ी डर गई। उस दिन के बाद से वो अकेले ऊपर नहीं जाती। 1 घंटे बाद मेरा प्रोटेक्शन चार्म जो मैं गले में पहनती थी अचानक टूट गया और हवा में उछलकर दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे जा गिरा, जैसे किसी ने जोर से खींचकर तोड़ दिया हो। मेरी गर्दन पर भी एक लाल निशान पड़ गया जो लगभग हफ्ते भर रहा। कुछ दिन सब कुछ शांत रहा, पर वो डर, वो भारीपन, वो वैसा ही बना रहा। 5वां हफ्ता शुरू हुआ एक जोरदार धमाके से। लाइट्स बंद थीं और उसी वक्त एक्टिविटी रूम का दरवाज़ा बंद हुआ और अटारी यानी एटिक का दरवाज़ा ऊपर खुल गया। सीढ़ी धड़ाम से नीचे गिरी, फिर ऊपर किसी के दौड़ने की आवाज़ें आईं और उसके बाद मेरी सहकर्मी पौला जैसी आवाज़ आई, अरे ये देखो, जल्दी ऊपर आओ। पर वो पौला हो ही नहीं सकती थी। वो तो 1 घंटे पहले घर जा चुकी थी। दरवाजे भी 11 बजे के बाद लॉक हो जाते हैं। उसकी आवाज़ बहुत सपाट थी, जैसे किसी मशीन से आ रही हो, बिना किसी उतार चढ़ाव के। मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। मैंने अपना चार्म कसकर पकड़ा और दाईं ओर से लाइट का स्विच टटोला। लाइट ऑन की तो देखा सीढ़ी नीचे गिरी हुई है, अटारी खुली हुई है, बिल्कुल जैसे आवाज़ में कहा गया था। फिर एक और आवाज़ आई, मेरे उस वक्त के पति जैसी, बेबी ज़रा ऊपर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर वो भी नकली लग रही थी, जैसे किसी रिकॉर्डिंग से निकली हो। मैं सीढ़ी बंद करने बढ़ी और तभी मुझे 2 हरी आंखें दिखी, जिनके चारों ओर हल्की लाल चमक थी और उनका आकार किसी इंसान का नहीं था। तभी अचानक एक पंजा नीचे आया, जिसके लंबे नुकीले नाखून थे, और उसने अटारी के दरवाजे के किनारे को पकड़ लिया। मैं वहां से जितनी तेज भाग सकती थी भागी, पर फिर मुझे याद आया मेरी डॉग अभी भी सीढ़ी के नीचे खड़ी थी। उसके बाल खड़े हुए थे और वो गुर्रा रही थी, जैसे किसी जानवर से भिड़ने को तैयार हो। मैंने उसे कॉलर से पकड़ा, पीछे खींचा और पूरी ताकत से सीढ़ी ऊपर धकेली। अपने पैर से हैच को हुक किया, फिर हाथ से पकड़कर पूरी जोर से बंद किया, इतना जोर से कि पूरी बिल्डिंग की खिड़कियां हिल गईं। उसके बाद मुझे दर्जन भर रेजिडेंट्स ने कॉल किया। सब ने एक ही सवाल पूछा कि क्या बिल्डिंग गिरने वाली है। मेरी पार्टनर कैली पूरे वक्त सोती रही, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अब मैं उस जगह पर अपने 15वें हफ्ते में हूँ। अटारी अब तक 3 बार अपने आप खुल चुकी है। मुझे कई बार अनदेखे हमले झेलने पड़े हैं, कभी हाथों पे कट, कभी टखनों और कलाई पर लाल निशान। हाल ही में मुझे किसी ने पैरों से पकड़कर पीछे घसीटा, एक अंधेरे एक्टिविटी रूम की तरफ। मेरी डॉग बेकाबू हो गई। मैं किसी तरह रेंग कर बाहर आई और उसे पुकारा। उस रात मैंने एलिवेटर का भी इस्तेमाल नहीं किया, पूरी रात सीढ़ियों से ही ऊपर नीचे गई। 2 दिन पहले, थैंक्सगिविंग से ठीक पहले, पौला ने डबल शिफ्ट ली और वो नाइट शिफ्ट पर मेरे साथ थी। हम ऊपर वाले डिस्प्ले केस साफ कर रहे थे, फर्श को पोंछ रहे थे। तभी मैं एक्टिविटी रूम के दरवाजे के सामने पहुंची। उसकी लाइट्स बंद थीं, दरवाज़ा लॉक था, पर वहाँ मुझे साफ साफ 2 हरी आंखें दिखाई दी। वो जो भी था मुझसे कहीं लंबा था। उसका पूरा शरीर लाल बालों से ढका हुआ था। बाहें बहुत लंबी थीं, जिनके पंजे फर्श तक घिसट रहे थे। उसकी टांगें पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं, बिल्कुल मेरी डॉग जैसी। फिर मैंने उसका सर देखा, जिस पर सींग थे। वो मुझे घूर रहा था। उसके मुंह से झाग और लार टपक रही थी। अचानक उसने जोर से झटका मारा, दरवाज़ा हिला, कांच की दीवारें तक कांप गईं। पौला ने भी वो आवाज़ सुनी। फिर वो चारों पैरों पर गिरा। उसका मुंह खुला हुआ था, जिसमें नुकीले दांत और एक लंबी सांप जैसी जीभ थी। फिर उसने कांच को चाटा, ठीक वहीं जहां मेरा चेहरा था। उसकी सांस की गर्मी कांच से भी महसूस हो रही थी। मेरी डॉग पागलों की तरह गुर्रा रही थी।
मैंने उसे उठाया और वहां से निकल गई। मैंने पौला से कहा, हम सुबह होने तक उस रूम के पास नहीं जाएंगे। वो भी सर हिलाकर मान गई। उस रात के बाद मैं 2 दिन बीमार रही। थैंक्सगिविंग पर डबल शिफ्ट की और वो रात शांति से बीती। लेकिन मुझे पता है, जब आज रात में वापस जाऊंगी तो वो फिर से वहीं होगा। हैफे हमेशा पीछा करता है और शायद तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं जिंदा हूं। कुछ लोग कहते हैं वो स्किन वॉकर है जो बचपन से मेरा पीछा कर रहा है। अगर सच में ऐसा है तो मैं इसे कैसे खत्म करूं? और मैं ही क्यों? मैं तो बस एक साधारण सी इंसान हूं। मेरी टूटी फूटी यादों, दर्द और थके हुए एहसासों से जुड़ी हुई एक औसत जिंदगी है। तो फिर वो मेरे पीछे क्यों है? क्या आप लोग इस बात का जवाब दे सकते हैं?